अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओजेनेसिस। ये भी हमारी तरह स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह एक मैकेनिज़्म है जिसको हमने स्कीमेटिक वे में आज स्टडी करना है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल दी डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है ओजेनेसिस। जिस तरह हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा कि किस लेवल पर पहुंच के मेल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और कितनी क्वांटिटी में और कितने नंबर्स जो हैं उनमें वो रिलीज़ होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेल। इसी तरह के पॉइंट्स को हमने एग की प्रोडक्शन में यानी ओजेनेसिस के प्रोसेस में देखना है। फीमेल के केस में ओजेनेसिस का प्रोसेस हम पढ़ने लगे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। ये की पॉइंट्स वही हैं जो हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जो है वो पढ़े थे। रिमाइंड करवा रही हूँ ताकि हम अपने इस प्रोसेस को अच्छे से आज क्लियर कर पाएँ। फर्स्ट है स्टार्ट बिफोर बर्थ। ये जो है जो हमारा प्रोसेस है ओजेनेसिस का, इसमें क्या होता है कि इसमें हर सेल जो है जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो जो है वो प्लान्ड होता है। मीन्स जब बर्थ से पहले हर जो है वो सेल डिसाइडेड होता है कि इसने आगे जाके ओजेनेसिस में जो है वो इन्वॉल्व होना है, तो वो पहले से ही जो है इसमें डिसाइडेड होते हैं सेल्स, इसीलिए इनमें जर्मिनल एपिथेलियम शामिल नहीं होती है। दूसरा, एवोल्यूशन स्टार्ट एट प्यूबर्टी। जो ओवोल्यूशन है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। अब ओवोल्यूशन क्या है? मीन्स एग का बनना और साथ ही साथ ओविडक्ट में रिलीज़ हो जाना, एक किसी भी टाइम पे डिस्चार्ज हो जाना ओवम का, उसको हम जो है वो ओवुलेशन कहते हैं और ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। और प्यूबर्टी जो है वो जिस तरह बॉयज़ की जो है वो 12 to 14 ईयर्स होती है, उसी तरह फीमेल्स में भी यही जो है वो एज होती है। मिनिमम और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 इस तरह की एज होती है। तो इसे प्यूबर्टी कहा जाता है कि असल में एग की प्रोडक्शन ही हमारा मेन जो है वो प्रोसेस है। तो ओवुलेशन जो है ये स्टार्ट ही प्यूबर्टी पे होती है। मीन्स हम ये भी सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं ओजेनेसिस का प्रोसेस फीमेल में स्टार्ट प्यूबर्टी के लेवल पर जाकर होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एक मंथली एक्टिविटी है वो भी प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है, जिस तरह ओवुलेशन जो है वो प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर जो है वो एज में फीमेल की, और उस प्रोसेस की जो इनिशिएशन है उसे मिनार्की कहते हैं। उसी तरह ये इस प्रोसेस जो है वो ओल्ड एज में जाके जो है फीमेल की बॉडी में मींस एग की प्रोडक्शन जो है वो रुक जाती है। लेट 40s में और अर्ली 50s में जो है वो इस एज में जाके जो है वो एग की प्रोडक्शन एक फ़ीमेल की बॉडी में नहीं होती, और इस कंडीशन को मेनोपॉज कहते हैं। मींस कि स्टॉप हो जाना एग का बनना ओवरी में एक फ़ीमेल की बॉडी के अंदर। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो ओजेनेसिस के मैकेनिज़्म से रिलेटेड थे। अब हम स्टडी करते हैं ओजेनेसिस की स्कीमेटिक वे में एक डायग्राम को, कि ओवरीज जो है वो फीमेल की बॉडी कैविटी में जो है वो लाई करती है, और जर्म सेल्स जो है वो ओवरी के वो बहुत से ओवोगोनिया प्रोड्यूस करवाते हैं जो माइटोटिकली डिवाइड होकर प्राइमरी oocytes बनाते हैं। प्राइमरी oocytes मीन्स ओवोगोनियम जो है वो बहुत से जो है वो ग्रुप्स जो हैं उनमें फॉलिकल सेल्स के ग्रुप में इंक्लोज्ड होते हैं, और उनमें से एक सिलेक्टेड होता है जिसने आगे जाके ओवम की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना होता है। तो ओगोनियम जो है, अगर हम एक सेल की बात करें जो कि डिप्लॉयड है, वो डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस से मूव करता हुआ, मींस डिफ्रेंसिएशन यानी सिर्फ मॉडिफाई हुआ है, यहाँ पर कोई माइटोसिस या मियोसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, तो वो डिफ्रेंसिएशन के थ्रू जो है वो प्राइमरी oocyte बनाएगा जो कि डिप्लॉयड है, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, उसकी जेनेटिक मटीरियल में कोई रिडक्शन नहीं हुई, ना ही कोई जो है वो चेंज आया है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में। प्राइमरी oocyte जो कि डिप्लॉयड है उसने मियोसिस 1 में जो है वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ, तो उसने सेकेंडरी oocyte बनाया। सेकेंडरी oocyte बनाने के साथ साथ उसने फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनाई यहाँ पर। अब फर्स्ट पोलर बॉडी उन्होंने बनाई है। अब यहाँ पर क्या हुआ है? मियोसिस 1 मींस रिडक्शन डिवीजन। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है हाफ हो गए हैं, 23 पेयर्स हैं, तो यहाँ पर 23 ईच सेल में जो है वो चले गए हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में 23 हो गए, ना कि 46। तो अगर सेकेंडरी oocyte की बात करें तो दोनों जो है एक पोलर बॉडी बनी और एक जो है वो सेकेंडरी oocyte बना। अब पोलर बॉडी जो है उसका साइज़ रिड्यूस होता है,
और जो है हमारे पास जो सेकेंडरी oocyte है उसका साइज़ जो है वो लार्ज होता है। साइज़ जो है वो लार्ज ओवम का वैसे भी होता है स्पर्म के लिहाज से, क्योंकि इसने नरिशमेंट करनी होती है और इसी ने आगे फीटल की डेवलपमेंट में जो है इन्वॉल्व होना होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करनी होती है, इसीलिए यूजुअली इसका साइज़ लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू स्पर्म, क्योंकि स्पर्म ने सिर्फ अपना जेनेटिक मटीरियल प्रोवाइड करना होता है। अगर सेकेंडरी oocyte को मज़ीद अगर हम देखें तो मियोसिस 2 जो है उसमें वो शामिल होगा। मियोसिस 2 में जाएगा तो ओवम जो है, जो हमारा सेकेंडरी oocyte बना था जो लार्ज साइज़ का था, उसने एक ओवम बनाना है और साथ एक पोलर बॉडी, जबकि जो हमारे पास पोलर बॉडी बनी थी है तो ये भी एक सेल, इसने भी मियोसिस 2 में इन्वॉल्व होना है और साथ ही अपने जैसी 2 पोलर बॉडीज़ जो हैं वो बना लेनी है। अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स पहले ही हाफ थे तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होकर एक सेल में चली जाएंगी और यहाँ पर बिहेव करेंगी एज अ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई चेंज नहीं आएगा और जो है एक ओवम मीन्स सिर्फ एक एग जो है वो इस पूरे प्रोसेस में बनेगा और 3 जो है वो पोलर बॉडीज़ बनेंगी जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती क्योंकि इनका साइज़ भी स्मॉल है। तो ये हमारा जो है वो पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें एक ओवम हमेशा बनता है। अगर हम इसकी रेशियो की बात करें तो रेशियो इसकी 1:1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी oocyte भी एक बना है, क्योंकि वहाँ पर तो पोलर बॉडी बन गई, उसको हमने नहीं बीच में शामिल करना, और एक और सेकेंडरी oocyte से एक ही ओवम बना, इसीलिए इसको 1:1 कहेंगे, चाहे हम टॉप से बॉटम मूव करें या बॉटम से टॉप। तो इसकी यही रेशियो रहेगी जो कि MCQs में पूछी जा सकती है। अगर अब हम बात करें हार्मोन्स की जो इसमें शामिल है तो वो है LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड FSH। ये भी हम अपने इंट्रोडक्टरी टॉपिक में जिसमें हमने कंपैरिजन देखा था oogenesis का और साथ स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसमें हमने मेन हार्मोन्स जो इस प्रोसेस में शामिल हमने देखे थे। तो अगर हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्यूबर्टी के ऑनसेट पर क्या करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हमने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा है, जो कि ओवरी के सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो प्राइमरी फॉलिकल्स बनाएं। प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो कंटिन्यू होते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें प्राइमरी oocytes में। अब उनमें से कोई एक फॉलिकल है जो सिलेक्टेड होगा प्राइमरी oocyte बनाने में, वरना बाकी सब एक डिजेनरेटिव प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जिसे फॉलिकल आर्ट्रीजिया भी कहते हैं। और सिर्फ मैंने आपको बताया कि एक ही oogoनियम जो है, जो कि एक जर्म सेल है oogenesis के केस में, वो ही इन्वॉल्व होगा और इस प्रोसेस को प्रोसीड करेगा, मज़ीद कंटिन्यू करके ग्रो करेगा और डिफरेंट प्रोसेसेस मियोसिस 1 मियोसिस 2 में से पास करेगा। तो इसी तरह जब हमारे पास जो है FSH फॉलिकल्स की स्टिमुलेशन करता है कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू करवा सकें। अगर हम बात करें एस्ट्रोजन की तो एस्ट्रोजन क्या करता है कि ये फीमेल की बॉडी में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोड्यूस करवाता है प्यूबर्टी के लेवल पे, फॉर एग्जांपल द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन की तो ये जो है ये इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट में मदद करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ये हार्मोन ज़्यादातर काम आता है। तो ये हार्मोन तभी जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है फीमेल की बॉडी में रोल प्ले करने में जब ओविडक्ट में ओवम रिलीज हो चुका होता है, ओवुलेशन हो चुकी होती है ओवरी से ओवम में, जो ओवरी में ओवम जो है जब बन जाता है और डिस्चार्ज होता है ओविडक्ट में, और ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट में स्पर्म अगर वहाँ पर मुयस्सर हो तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन होने पर जाइगोट बनेगा और फिर मज़ीद जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन इसमें क्या हेल्प करता है कि यूट्रस की वॉल को जो है वो उसकी वेस्कुलराइजेशन करता है, जाइगोट की इम्प्लांटेशन करता है, फीटल और जो है वो मदर के दरमियान में जो है वो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करके एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन सब में जो है वो इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें LH की तो ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है जो कि सिक्रीशन जो है वो फॉर एग्जांपल ओवुलेशन की बात की थी हमने कि ओवरी में ओवम का बनना और उसके बाद उसका डिस्चार्ज हो जाना ओविडक्ट में, तो वो इस ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है वो इस चीज़ को इंड्यूस करवाता है, मींस ओवुलेशन को। तो ये थे हमारे मेन हार्मोन्स जो कि इस प्रोसेस में शामिल हैं। अगर हम बात करें इनके वो जो है हमने जिस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस में डिस्कस किया क्रोमोसोम्स को, तो क्रोमोसोम्स यहाँ पर डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है। यहाँ पर जो हमारे पास जो ओवम आया है वो भी इवेंचुअली हमारे पास हैप्लॉयड एक सेल है। अगर हम इनके DNA के लिहाज से बात करें तो DNA यहाँ पर तो 100% है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर oogonia ने सिर्फ डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस से गो थ्रू होते हुए प्राइमरी ऊ साइट बनाया, तो यहाँ पर डिप्लॉयड ही रहा सेल, और उसके बाद रिडक्शन हुई। रिडक्शन होने के बाद यहाँ पर 50% डीएनए कह सकते हैं, और हमारे पास जो है, जो इवेंचुअली हमारे पास जो ओवम बना है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड शामिल हैं जो कि क्रोमोसोम के तौर पे बिहेव कर रही हैं। तो यहाँ पर 25% जो है वो डीएनए है। तो ये हमारे पास डीएनए के लिहाज से जो है हमने बात कर ली, क्रोमोसोम्स के लिहाज से भी बात की और इनकी रेशियो भी देख ली। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जो है वो oogenesis को डिस्कस किया, मेन हार्मोन्स को भी डिस्कस किया। हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद इसको समझना एक मुश्किल बात नहीं थी, और आपको अब समझ लगी होगी कि हमने शुरू में जो है वो कंपैरिजन इन दोनों प्रोसेसेस का क्यों डिस्कस किया था, ताकि ये की पॉइंट्स हमें जो है वो रिमाइंड हम कर सकें जब हम इस स्कीमेटिक वे में इस टॉपिक को डिस्कस करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।